नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज 8वां दिन है लड़ाई का, जंग का, रूस और यूक्रेन के बीच में, और इस बीच फंसे हैं बहुत सारे भारतीय छात्र। उनको निकाला भी जा रहा है, वो प्रक्रिया भी तेज हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे छात्र फंसे हुए हैं। तो आइए आज का आपको घटनाक्रम बता दें कि आज क्या क्या हुआ है। 8वां दिन है, रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव को घेरा है। राजधानी कीव में आज 4 बड़े धमाके हुए हैं। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट की भी घेराबंदी हुई है। सुमी में मिलिट्री फैकल्टी पर बमबारी हुई है। खार्किव में 3 स्कूल और 1 चर्च हमले में तबाह हुए हैं। ब्लैक सी से सटे खेरोसन पर रूस का कब्जा हुआ है। अब समंदर के रास्ते यूक्रेन को घेरने की तैयारी क्या हो रही है, ये एक सबसे बड़ा सवाल अभी उठ रहा है। सरियोपोल में भयंकर लड़ाई चल रही है, कई लोगों की मौत हुई है, ये बताया गया है। रूस की साराटोव यूनिट के 80% सैनिक मरे हैं, ये दावा किया है यूक्रेन ने। यूक्रेन संकट के बीच क्वाड की बैठक हुई है। यूक्रेन के रेफ्यूजियों की संख्या 10 लाख अब पहुंची है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में रूस के खिलाफ अब जांच भी शुरू कर दी गई है। इस बीच एक और जो खबर आई थी, आपको उसके बारे में बता दें। क्या यूक्रेन में बंधक बनाए गए हैं भारतीय छात्र? विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को बंधक बनाने की जो खबरें हैं उनको खारिज कर दिया है। भारतीय दूतावास के अधिकारी लगातार भारतीयों के संपर्क में हैं। यूक्रेन की मदद से कल बहुत से छात्रों को खार्किव से निकाला गया, ये जानकारी अब तक मिली है। इसी बीच आज करीब 3700 भारतीय देश लौट गए हैं। कुल 19 फ्लाइटें चली हैं। 3726 भारतीय लौटे हैं। बुकारेस्ट से 8 फ्लाइटें आईं, सुसेवा से 2 फ्लाइट, कोसिसे से 1 फ्लाइट, बुडापेस्ट से 5 और रेजेजो से 3 फ्लाइट। ये पूरी जानकारी है जो अब तक मिली है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। अशोक सज्जनहार, आप फॉर्मर एम्बेसडर हैं। मेजर जनरल पीके सहगल, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल एसवीपी सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु राज मौर्य, आप स्टूडेंट हैं खार्किव मेडिकल यूनिवर्सिटी के। और मेहताब, आप भी एक स्टूडेंट हैं जो कि सुमी नाम के एक शहर में फंसे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले हिमांशु आपसे शुरू करना चाहता हूं। इससे पहले कि हिमांशु के पास जाऊं, अशोक सज्जनहार जी, इस स्थिति को जल्द से जल्द सुधारने के लिए, और जब मैं सुधारने की बात कहता हूँ, जंग तो हमारे हाथ में नहीं है, उसको कैसे रोका जाए या उसके लिए कौन जिम्मेदार, लेकिन अपने छात्रों को जो वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द भारी संख्या में उनको वहाँ से निकालना, ये पहल के लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, C-17 ग्लोब मास्टर चल पड़े हैं, विमान इस्तेमाल में आ रहे हैं, बहुत सारे छात्र अलग अलग बॉर्डर से भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत भारी संख्या है जो कि फंसी हुई है। देखिए, बात ऐसी है संकेत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो पहला जो प्रायोरिटी है, सबसे मोस्ट अर्जेंट प्रायोरिटी जो है भारत की, वो पिछले कुछ समय से, जब से जंग शुरू हुई है और उससे थोड़ा पहले भी, वो है जो अपने भारतीय नागरिक जो हैं वहां पर यूक्रेन में। और यूक्रेन हमको समझना होगा संकेत, जो बहुत बड़ा देश है। अगर रूस को हटा दें तो यूरोप का सबसे बड़ा देश है। करीब 600,000 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 500,000 स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा देश है। हमारे करीब 20,000 वहां पर स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, चाहे वो बिल्कुल पूर्व हो, बिल्कुल पश्चिम हो, बिल्कुल उत्तर हो, बिल्कुल दक्षिण हो। तो चारों कोनों में वो फैले हुए हैं और इसीलिए उनको सबको वहां से लाना। और हम देख रहे हैं जो यहाँ पर ज्यादा जो जंग जब हुई है, लड़ाई जब शुरू हुई है, तो एक तो पूर्व में हुई है, खार्किव में हुई है, मारियोपोल में हुई है, ओडेसा में हुई है, पोल्तावा में हुई है और कीव में हुई है। खेरसोन की आपने आज सुबह बात की, जो आज सुबह से वहां पर वो रूस ने उसको ले लिया है। तो वहां पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और वो बेचारे अभी या बंकर्स में हैं। आपने एक हिमांशु को बुलाया हुआ है वहां पर खार्किव का, वो ज्यादा और खबर देंगे हमें। परंतु वहां पर या वो बंकर्स में हैं या उधर मेट्रो स्टेशन है, वहां पर वो रात को चले जाते हैं, वहां पर रह रहे हैं। बहुत कमी है खाने की और चीजों की, तो इसलिए मुश्किलात बहुत आई हैं। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा, जो हर लेवल पर, हर स्तर पर हमारे जो सरकार ने है कदम उठाए हैं। हमने देखा है प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं 2 बारी राष्ट्रपति पुतिन से बात की है और उसमें अपने छात्रों को और अपने नागरिकों को कैसे ले जाया जाए उसके बारे में बात हुई है। उनकी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात हुई, उनसे भी यही बातचीत की गई।
फिर वहां पर रोमानिया के प्रधानमंत्री हैं, हंगरी के प्रधानमंत्री हैं, पोलैंड के राष्ट्रपति हैं। सबसे प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं बात की और विदेश मंत्री ने भी ऐसे ही बात की। और फिर वहां पर सारी टीम्स भेज दी गई हैं। इन सब बॉर्डर्स पर 4 मंत्रियों को लगा दिया गया है। और अभी जो हालात हैं, जो कल रात का मेरे पास खबर है, वो है जो करीब 60% से ऊपर, 20,000 से अगर लगाया जाए तो 12,000 तो बिल्कुल भारत की तरफ आ चुके हैं। और इसमें भी जो अभी कॉन्फ्लिक्ट जोन में है 2-4 हजार है खार्किव में और वहां पर, और वहां से भी उनको निकालने का प्रयास हो रहा है। तो ये अब खबर है जो अगले 2-3 दिन में सारे जो हमारे वहां पर नागरिक हैं और छात्र हैं, उनको हम भारत में लाने में सफल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले कि मैं आपके पास वापस आऊं, हिमांशु राज मौर्य और मेहताब दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, मैं आपके पास आना चाहता हूं। प्रयास ज़रूर कर रही है अब सरकार, लेकिन आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या स्थिति है? सर, कल कंडीशन तो बहुत वर्स्ट हो गई थी और हम लोग इंडियन एम्बेसी ने 3 जगह का एडवाइजरी का बताया कि 3 सुरक्षित जगह उन्होंने अलॉट की है उनका बेस कैंप, जिसमें से एक बेस कैंप पे मैं आया हूँ जिसका नाम है पीशो चीन। और मैं अप्रोक्सीमेटली 25 किलोमीटर्स वॉक करके आया हूँ इधर, अप्रोक्सीमेटली 1000 स्टूडेंट्स के साथ। और हम लोग सब साथ में हैं और अभी सब लोगों को रेस्ट करने के लिए कहा गया है। अभी कुछ भी एडवाइजरी में ये नहीं बताया गया है कि कैसे रेस्क्यू होगा। अभी हम यहीं पे हैं। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जो महिला छात्र हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि जो पुरुष छात्र हैं वो बाद में भी क्रॉस कर सकते हैं? नहीं सर, अभी मुझे ऐसा सुनने में तो कुछ नहीं आया है, क्योंकि मैं अभी खार्किव के 30 किलोमीटर से पास में एरिया में हूँ। मैं अभी बॉर्डर पे नहीं गया हूँ सर, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, ठीक है। ये सवाल हमने इसलिए पूछा क्योंकि गोरखपुर में जब हम एक परिवार से बात कर रहे थे तो उनका ये दावा था कि महिला छात्र जो हैं उनको पहले निकाला जा रहा है और जो और छात्र हैं उनको नहीं। लेकिन अभी हिमांशु पहुंचे नहीं हैं बॉर्डर पर, और जैसे कि वो ठीक कह सकते हैं कि इस पर वो सटीक जानकारी नहीं दे पाएंगे। मेहताब, आप सुमी में फंसे हुए हैं, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मेहताब, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो आपने मदद के लिए किसको फ़ोन किया है, किसको अप्रोच किया है और क्या कहना चाहिए? सर, हेल्प के लिए मैं स्टार्टिंग से ही मैं एम्बेसी को फ़ोन कर रहा हूँ। जब यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट जो हो रही थी, जब खार्किव में और क्यू में स्टार्ट हुई वार, जो अटैक स्टार्ट हुई, उस वक्त से ही मैं सुमी के लिए बोल रहा हूँ कि प्लीज़ सुमी को खार्किव और क्यू जैसा बनने ना दिया जाए, यहाँ से बच्चों को निकाला जाए। जो कि रवि सर ने भी दिखाया था, प्राइम टाइम पे दिखाया था स्टार्टिंग में जब हमने ये चीज़ बोली थी। और उसके बाद से फिर अटैक होना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे डिले होता गया, यहाँ पे सुमी में बमबारी, विस्फोट, गन्स, सारी चीज़ें स्टार्ट होनी शुरू होगी। अभी भी सर, अभी इन दिस टाइम अभी भी ओक्तिरका यहाँ से एक जगह है सुमी में, ओक्तिरका कुछ डिस्टेंस पे, अभी भी वहाँ पे बमबारी और गोलीबारी हो रही है। और हम लोगों को सर रात के टाइम में बहुत ज्यादा इस चीज को फेस करना पड़ता है। एम्बेसी को भी मैंने फोन किया था, तो वो दो दिन का उन्होंने ये बोला, दो दिन का उन्होंने समय दिया था। अभी से 1 हफ्ते पहले मैं फोन किया था, उसके बाद फिर 2 दिन बाद मैं ट्राई किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई कॉल रिसीव नहीं, कुछ नंबर पे रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नंबर पे कॉल रिसीव नहीं, कोई अपडेट्स नहीं। स्टिल अभी कोई अपडेट्स नहीं, नहीं एम्बेसी की तरफ से, नहीं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। मैं मेजर जनरल सहगल और मेजर जनरल सिंह दोनों के पास जाना चाहता हूं। मेजर जनरल सहगल, पहले सवाल मेरा आपसे है। आप ये देखिए कि हम लोग संपर्क कर पा रहे हैं इन छात्रों से और ये अपनी बात हमें बता रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर हमारा संपर्क हो सकता है तो सरकार का भी हो सकता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जहां हमने ग्लोब मास्टर्स उड़ा दिए, वायुसेना की मदद हम ले रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ये मदद जब वो बॉर्डर पार कर जाएं उसके बाद की मदद है। जो अभी भी यूक्रेन के अंदर छात्र हैं जो कि रीच आउट करना चाह रहे हैं सरकार को, उनको
मदद पहुंचाने के लिए और क्या किया जा सकता है, क्योंकि असली क्राइसिस तो वहां है। देखो, सरकार इज डूइंग एवरीथिंग अंडर द सन कि अपने हिंदुस्तान के नागरिकों को हर प्रकार से सेफ्टी से बाहर निकाला जाए। ये समस्या केवल हिंदुस्तान की नहीं है, हिंदुस्तान ही ओनली नेशन है जो बहुत बड़े पैमाने पर अपने बच्चों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नागरिकों को। अमेरिका कोशिश नहीं कर रहा, यूके कोशिश नहीं कर रहा, जर्मनी नहीं कर रहा, फ्रांस नहीं कर रहा, चाइना नहीं कर रहा, पाकिस्तान नहीं कर रहा। बहुत मुसीबतें होती है लड़ाई के अंदर। मैं तो खुद 3-4 लड़ाइयों में रह चुका हूँ। लड़ाइयों में बहुत कठिनाइयां होती है। हम और आप जो है पीसफुल स्टडी स्टूडियो में बैठे हैं और हमारे साथ तालमेल हो सकता है। एम्बेसी कहती है कि हम 20,000 स्टूडेंट है और नागरिक हैं, अगर हर एक हमको रिंग करने की कोशिश करता है तो हम तकरीबन 1,000 के साथ हर दिन रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। तो 24 आवर्स कंटिन्यूसली कुछ लोग ये टेलीफोन कम्युनिकेशन अटेंड कर रहे हैं। इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि हर 20,000 को हर दिन पहुंचा जाए। तो जब उनके पास टाइम मिलता है तो उनके पास पहुंचते हैं। वो हर समय कोशिश कर रहे हैं रशिया के साथ तालमेल करने के लिए, यूक्रेन के साथ तालमेल करने के लिए, वो कंट्रीज पोलैंड के साथ, मोल्डोवा के साथ में, हंगरी के साथ में, चेकोस्लोवाकिया के साथ में, ताकि उनके माध्यम से उनको आसानी से निकाला जाए। इसमें कठिनाइयां आ रही है, लेकिन उन कठिनाइयों के बावजूद भी हिंदुस्तान को वो सफलता मिल रही है जो किसी और देश को नहीं मिल रही। बाकी देशों में कहा जा रहा है हिपोक्रेसी है, वो केवल कुछ लोगों को निकाल रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं निकाल रहे। कूटनीतिक रूप से जो हमारी डिप्लोमेसी जिस तरीके से काम की है, उसमें ये इवैक्यूएशन की प्रक्रिया करने में अब जाहिर तौर से भारत को बहुत फ़ायदा पहुंच रहा है। लेकिन सवाल ये ज़रूर पूछा जाता है कि क्या ये इवैक्यूएशन की पूरी प्रक्रिया हम थोड़ा सा पहले नहीं कर सकते थे? ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है। देखिए, कोई आसान जवाब नहीं है इस सवाल का कि आपको पहले क्यों नहीं पता चला। इसमें तमाम तर्क हैं कि पहले किसको मालूम था कि जंग हो ही जाएगी, लेकिन एक माहौल ज़रूर बन रहा था, तो इस वजह से आप सोच सकते थे। जिस समय फ़्लाइट की टिकट्स बहुत महंगी हो सकती थी, उस समय आप कुछ एक ऐसा कर सकते थे कि वो फ़्लाइट की टिकट महंगी ना हो। तमाम चीज़ें हैं जो कि आप इतिहास में जाएं, हाइंडसाइट में देखें तो की जा सकती हैं। बहरहाल आगे के लिए अब क्या कार्रवाई हो? मेजर जनरल SVP सिंह, अब आपका क्या विचार है इस पर? पहली बात, संकेत आपने एक सही कहा है कि पहले सरकार कुछ कर सकती थी। जब ये इतनी ज्यादा एयर फेयर बढ़ाए गए तो ये स्टूडेंट्स या पेरेंट्स ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उसी समय सरकार को एक एक्शन में आना चाहिए था, पर वो भी बात पीछे रह गई। अभी आगे भारत सरकार ने बहुत ही कि जितने भी स्टूडेंट्स मैक्सिमम उनको इवैक्यूएट करें, 100% का प्लान है सरकार का। आपने बताया कि यूक्रेन के इलाके में क्या कर सकते हैं, ये सुमी और खार्किव के ये बच्चे जो सामने हैं हमारे, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनके साथियों के लिए क्या कर सकते हैं, और बाकी जो है, तो मैं समझता हूँ ये जो हमारी एम्बेसी है यूक्रेन की सरकार की, में उनके साथ मेल मिलाप करके के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स, काउंसिल्स जो हैं, जितने भी यूक्रेन के अभी एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन कर रही है, एक तो रूट वो है, वो ऑप्शन है एक। दूसरा है कि जैसे अभी रूस ने खार्किव में कब्जा कर लिया, आप ही का न्यूज चैनल अभी दिखा रहा है, तो रूसी एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के साथ भी मेल मिलाप किया है कि वो अपनी तरफ मदद करेंगे, इनको इवैक्यूएट करें तो बॉर्डर तक आए। तो जहाँ पे अगर रूस का भी कब्जा है तो हम रूस को भी और अपील कर सकते हैं। और जैसे प्रधानमंत्री ने हाईएस्ट लेवल किया है पुतिन का, तो मैं समझता हूँ ये एक वर्किंग ऑप्शन मैं बता सकता हूँ कि जो फिजिबल हो। अगर नहीं फिजिबल है तो कुछ ये रास्ता अपने ये बच्चे जो हैं, आप भी लोकल एजेंट्स कुछ होते हैं वहां पे, उनके साथ। जी बिल्कुल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इससे पहले कि हम एक छोटी सी ब्रेक लें, आपको एक रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देते हैं। हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा, जो कि अब यूक्रेन के बॉर्डर पर मौजूद हैं, उन्होंने एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, आपको वो दिखाते हैं और खबरें जारी रहेंगी ब्रेक के बाद। इस वक्त जो जहां पर मैं खड़ी हूं, इसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये सीमा है यूक्रेन और पोलैंड की, और इसी सीमा के ज़रिए अधिकतर जो वहां से नागरिक निकल रहे हैं वो यहां पर आ रहे हैं। इसी सीमा के ज़रिए बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक भी निकले और यहां पर पोलैंड के अंदर आए।
और ये जो पूरा इलाका है, ये यहाँ से कुछ दूरी के बाद ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर बसों की लंबी लाइन लगी हुई है। वहाँ से लोग जो आ रहे हैं, पैदल चलकर आ रहे हैं, बसों से चलकर आ रहे हैं, बिल्कुल लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। मीडिया का भी, पूरे इंटरनेशनल मीडिया का भी यहाँ लंबा जमावड़ा है। और ये यहाँ से अगर ये चेक पोस्ट आप पॉइंट यहाँ से क्रॉस करते हैं, जिसके लिए थोड़ी ही दूरी पर चलना पड़ता है। यहाँ पर चेक पोस्ट है, यहाँ पर सारे दस्तावेज चेक होते हैं, उसके बाद उधर से लोग क्रॉस करके यहाँ पर आ रहे हैं। आज बताया ये जा रहा है कि हालात काफ़ी बेहतर हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आ रहे हैं जैसे पहले आ रहे थे, लेकिन अभी भी काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो इंतज़ार भी कर रहे हैं। बसों को यहाँ तक लाया गया है ताकि वो यहाँ से लेकर इन सभी लोगों को जा सके। तो ये एक पूरा माहौल इस तरह का बना हुआ है कि जल्द से जल्द यहाँ से लोगों को निकाल लिया जाए। और यहाँ पर तनाव जो है लगातार वो ज़रूर है, लेकिन एक राहत भी लोगों के चेहरों पे देखी जा रही है जब एक बार वो बॉर्डर यहाँ पर क्रॉस करके आ जाते हैं। तो ये पूरी तस्वीर आज की तारीख में पोलैंड और यूक्रेन के सीमा पर बनी हुई है। पोलैंड यूक्रेन की सीमा से मैं कादम्बरी शर्मा, NDTV इंडिया।